नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करना है। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं। मैंने इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में दी थी, लेकिन आज एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को देखें पूरा। आप सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, बार बार एक ही बात बताने का कोई अर्थ नहीं। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, आपको बता दें। बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब किसी वस्तु में उसकी विरामावस्था या विकृति अवस्था के कारण, जब किसी वस्तु में उसकी विरामावस्था या विकृति अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो समझ लो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि वो विराम रहे और फिर भी कार्य कर सके, ऐसी स्थिति में उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति अर्थात विरामावस्था या विकृति अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो। आप नोट कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु में उसकी विरामावस्था या विकृति अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि उसमें फिर स्थिर ऊर्जा संचित होती है। जैसे आप पृथ्वी को देख लें तो पृथ्वी हमारे सापेक्षिक स्थिर होती है, लेकिन अगर हम किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अपनी ऊर्जा से खींच लेती है। नाभिकीय ऊर्जा या आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो बैटरी लगी हुई है, क्या वो गति कर रही है, दौड़ रही है? नहीं, फिर भी कार्य कर रही है। तो जो बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा की बात कर लें, जो परमाणु बम में होता है या जो किसी भी बम में होता है, उसमें जो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है वो भी गति नहीं करता, सीधा तोड़फोड़ मचा देता है। यानी कि वहाँ से ढेर सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। चुंबकीय, चुंबक को आप रख दो, कील को खींच लेता है। क्या चुंबक गति करके उसे खींचता है? नहीं। तो हम ऐसी ढेर सारी वस्तुएं दैनिक जीवन में देख सकते हैं जिसमें उनकी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे पहला मैंने बताया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पृथ्वी की जो स्थितिज ऊर्जा है, इसी के बारे में हम इस लेसन में और इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई लेवल का आपको नहीं बताया जाएगा। आप जब आगे की क्लासों में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। अगर हम कहें कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है या पृथ्वी जिस एनर्जी की किसी वस्तु को आप खींचती है वो कितनी होती है, आपको उसी की माप बतानी है। क्योंकि मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया कि वस्तु को आप छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है। तो मान लेते हैं, हमने माना m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु ली और पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक उठाया? h ऊंचाई तक। तो वो उठाने का विरोध करती है कि नहीं करती? अगर पृथ्वी आपको वस्तु उठाने का विरोध ना करती तो आपको बल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पृथ्वी आपको वस्तु उठाने से विरोध करती है, इसलिए आपको बल लगा के उठाना पड़ता है। तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो वस्तु को उठाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा? वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया
गया बल गुणे विस्थापन, नीचे से ऊपर आए हैं तो ऊंचाई ही होगी, गुणे ऊंचाई, ठीक, गुणे ऊंचाई। तो कार्य W से नोट करेंगे। वस्तु को ऊपर उठाने में कितना बल लगाएंगे? जितना वस्तु का भार होगा। हम जानते हैं न्यूटन के नियम में F बराबर mg होता है, जहाँ पे g गुरुत्वीय त्वरण और m वस्तु का द्रव्यमान। तो हम लिख सकते हैं वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा? mg, और ऊंचाई कितनी ले गए थे? h, अर्थात ये बल और ये विस्थापन, अर्थात किया गया कार्य बराबर mg/h। अब यही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाएगा। यही होती है किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की माप। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।